दोस्तों, इस कहानी के 7वें भाग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर दें, ताकि इस कहानी का जब भी मैं कोई चैप्टर यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। और कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। प्लीज़, क्या ही जाता है लाइक करने में, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़। चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। स्वरा उस शख्स की बाहों में झूल गई थी, क्योंकि उसकी बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो चुकी थी। उसे ये भी होश नहीं रहा कि वो किसी की बाहों में है। दूर खड़ा वो गुंडा वहीं से उलटे पांव लौट गया ताकि अपने बाकी के साथियों को इत्तला कर सके। स्वरा को देख उस शख्स के मुंह से एकदम से उसका नाम निकला और हैरानी से उसे देखते हुए वो बोला, स्वरा यहाँ कैसे, और ये क्या हालत हो गई है इसकी। पास खड़े शख्स ने गाड़ी स्टार्ट करने को कहकर स्वरा को पीछे की सीट पर लिटा के दूसरी तरफ वो भी आ गया। आगे बैठे आदमी से बोतल मांगकर कुछ बूंदें स्वरा के चेहरे पे दे मारी। हल्का होश आने लगा और धीमे धीमे आंखें खोल सामने एक शख्स को देख उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लड़खड़ाती हुई आवाज़ से वो बोली, मुझे लगा कि मैं शायद यूं ही मर जाऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो, ये सब क्या। अभी वो शख्स बस इतना ही बोला था कि स्वरा ने बोलते हुए उसे टोक दिया, प्लीज़ सारंग जी, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे। मैं मरने से पहले बस एक बार आरुष को देखना चाहती हूँ। मेरी ये लास्ट विश पूरी कर दीजिए सारंग जी, विनती है आपसे हाथ जोड़कर। दूर से एक बार दिखा दीजिए, फिर सुकून से मर पाऊंगी। सारंग उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, पागल मत बनो स्वरा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। फिर इत्मीनान से आरुष को मिलना, उसे भी तुमसे मिलना है, लेकिन ऐसे नहीं, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। स्वरा रोते हुए बोली, प्लीज़ सारंग जी, एक बार मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे एक बार उसे देखना है, बस एक ही बार। सारंग उसे शांत करवाते हुए बोला, ओके फाइन, मैं अभी आरुष से मिलवाता हूँ तुम्हें, रुको। सारंग ने आगे बैठे अपने सेक्रेटरी को गाड़ी चलाने का इशारा आंखों से दिया और खुद फ़ोन मिलाकर अपनी माँ को कॉल किया। उस तरफ से सुजाता जी कुछ बोली उससे पहले ही सारंग स्वरा की ओर देखते हुए बोला, माँ मैं वीडियो कॉल करूँगा तो प्लीज़ आरुष का चेहरा दिखा देना। पर सारंग ऐसे हड़बड़ा क्यों रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। सारंग ने कॉल कट कर की वीडियो कॉल लगाई। सुजाता जी ने उसकी स्क्रीन आरुष की तरफ की, जो कि इस वक्त कंबल में लिपटा सो रहा था। स्वरा को ये सब बड़ा अजीब लगा तो वो बोली, इस वक्त सो क्यों रहा है ये। सारंग कॉल कट करते हुए बोला, आज खेल कर बहुत थक गया था इसीलिए। अब तो मिल ली ना उससे, अब बताओगी कि ये सब कैसे हुआ। सारंग ने जब तक उसे देखा तब तक स्वरा ने सुकून से आंखें बंद कर ली, मानो अब कोई बोझ उसके ऊपर नहीं रहा। सारंग उसका चेहरा थपथपाता हुआ बोला, स्वरा होश में आओ स्वरा। स्वरा सेक्रेटरी ड्राइव करते हुए सारंग को इस तरह परेशान देखकर बोला, सर आप इन्हें जानते हैं क्या। सारंग लगभग गुस्से से उस पर बिफरते हुए बोला, ड्राइव फास्ट। सारंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, स्वरा यहाँ कैसे, क्योंकि बिहान ने तो कहा था वो अपने हस्बैंड के साथ वेकेशन पे गई है और आज यूँ अचानक इस हालत में उससे कैसे टकरा गई। सारंग ने तुरंत बिहान को कॉल लगाया, जबकि इतने टाइम से दोनों की बातचीत हो ही नहीं रही थी। बिहान वैसे भी सुबह से परेशान सा घूम रहा था, क्योंकि अब स्वरा के साथ साथ रतीच्छा भी गायब हो गई थी। इधर उधर चक्कर काटते हुए वक्त हो गया था, तभी उसका फ़ोन बजा। शायद रतीच्छा को सोचकर उसने फ़ोन को झपट कर, ये सारंग का था, बेमन से फ़ोन को कान में लगाकर बोला, क्या हुआ सारंग, आरुष ठीक तो है ना, मेरी कोई ज़रूरत। सारंग जो कि स्वरा को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ चुका था, उसको स्ट्रेचर पे ढकेलते हुए बोला, बिहान जहाँ कहीं भी है एसएस हॉस्पिटल आ जा।
विहान परेशानी से बोला। बट हुआ क्या है, कुछ कहेगा? सब ठीक तो है ना? स्वरा को डॉक्टर से अंदर ले गई तो सारांग विहान पे लगभग चीखते हुए बोला, तुझसे जो कहा वो कर, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ बस। सारांग की आवाज़ इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग भी डर गए। विहान ने फ़ोन कट किया और चाबी लेके बाहर निकला। गाड़ी स्टार्ट कर उस हॉस्पिटल की तरफ रुख कर दिया। सारांग बाहर बैठा अपने दिमाग में अनगिनत विचारों को पैदा कर चुका था। शायद स्वरा की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है, और वो भी जानी क्या से क्या उसने सोच विचार अपने मन में ला दिए। तभी डॉक्टर बाहर आए तो सारांग खड़ा हो गया। उसे क्या हुआ है डॉक्टर? सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। उनके पेट में पिछले कुछ दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ पानी पी जी रही थी। बॉडी पे जख्म भी है, शायद टॉर्चर किया गया है बहुत ज़्यादा, और शायद कुछ वक्त पहले ही इनका मिसगैरेज भी हुआ था, तो रिकवर करने में वक्त लगता है, केयर की ज़रूरत भी होती है। उनमें से ऐसा कुछ नहीं मिला। हमें अर्जेंट ही ब्लड की ज़रूरत है। सारांग, आपको जो सही लगे करिए, बट सी शुड बी फाइन। झूठी तसल्ली तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन जैसे उनके हालात हैं उस हिसाब से वो कोमा में भी जा सकती हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सारांग वहीं खड़ा हो गया और बार बार सुजाता जी का फ़ोन आने लगा। आखिर में उसने फ़ोन उठा ही लिया तो सामने से वो बोली, सारांग, वो सुराही थी ना? झूठ मत कहना, क्योंकि मैंने उसे देख लिया था। क्या हुआ है उसे? कैसी है वो? सारांग साफ शब्दों में बोला, मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है माँ, और जब तक मैं ना बोलूँ ये बात हम दोनों तक ही रखना। उसे ढूंढते हुए तब तक बिहान भी दौड़ा हुआ उस ओर आ गया। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? तूने मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया, और कौन एडमिट है यहाँ? सारांग उसे देखते हुए, तूने सबसे झूठ कहा था कि स्वरा अपने हस्बैंड के साथ कहीं गई है, राइट? विहान नजरें चुराते हुए, नहीं वो। सारांग उसे उस कमरे के करीब ले जाकर बोला, वो रही सुरा। हाँ, मुझसे आज टकराई और उसकी हालत देखी तूने? क्यों छिपाई तूने ये बात, बोल। विहान, मैंने कुछ नहीं छिपाया, जैसे मुझसे कहा गया था मैंने वैसा ही बताया था। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं था तो मैंने अपने दम पर पता करवाने की कोशिश की, पर तेरे हाथ कुछ नहीं आया। आज भी तो उसके घर पुलिस को ले गया था, पर हाथ कुछ नहीं आया। एक बार मुझसे हेल्प तो ली होती, डैमेट, तो इस लड़की की ये हालत तो ना होती। ये सब मेरी और मेरी फैमिली की आरुष की वजह से हुई। एटलीस्ट मुझे बता तो देता। विहान उसे समझाते हुए, ये सब तेरे या आरुष की नहीं, प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, और अब तक का सब कुछ उसने सारांग से कह दिया। मैंने बहुत कोशिश की, पर ना तो वो लड़की रतीच्छा मिली, ना ही स्वरा। अगर स्वरा मिल गई तो रतीच्छा कहाँ गई? सारांग, ये मनधीर कोई छोटी चीज़ नहीं लगता। वो लड़की उसी की कैद में होगी, पर जब तक स्वरा को होश नहीं आ जाता तब तक उस लड़की का मिलना नामुमकिन है विहान। पर तब तक कहीं देर ना हो जाए। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तब तक डॉक्टर बाहर आ गई। वो उनकी ओर बढ़ गए। विहान ने पूछा, डॉक्टर कैसी है वो? डॉक्टर चेहरा लटकाए हुए बोली, आई एम रियली सॉरी, वो कोमा में जा चुकी हैं। उनके फिजिकल घाव तो भर जाते, बट शायद मेंटली वो इतनी डिस्टर्ब हो गई कि अब उनमें जीने की चाह ही नहीं बची है। ये सुन दोनों ही सदमे में आ गए और डॉक्टर वहाँ से चली गई। विहान सर पकड़े वहीं बैठ गया। अब हम कैसे पता लगवा पाएंगे कि आखिर रतीच्छा कहाँ गई? सारांग उसके पास आकर बोला, सबसे पहले घर पर इन्फॉर्म करो सबको। वो लोग स्वरा के पास होंगे तो हम पता लगाने जा सकते हैं आगे का। विहान ने घर पर कॉल करके सबको बता दिया। सारांग अपने सेक्रेटरी के पास गया, जो कि कब से यूं ही खड़ा था। तुम उसी जगह के आसपास जाकर पता लगाओ कि ये जो लड़की है वो एग्जैक्टली कहाँ से आई थी, और मुझे अपडेट करते रहना। और हाँ, सबसे पहले उस होटल के मेन गेट की फुटेज लाकर दो। जी सर, कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। विहान, अब क्या करना है? सारांग कुछ सोचते हुए बोला, मनधीर की सब एड्रेसेस तो हैं हमारे पास, हमें वो जगह मैच करनी पड़ेगी जिस एरिया में स्वरा हमें मिली थी।
विहान उसे देखते हुए बोला, तुझे मंदिर के सब एड्रेसेस का कैसे पता चला? तू तो कभी। सारांग उसे देखते हुए बोला, तेरे यहाँ आने से पहले सब पता करवा लिया था मैंने। अगर तूने ये सब बात पहले बताई होती तो शायद स्वरा की आज ये हालत ना होती। फिलहाल उस लड़की को ढूंढना भी ज़रूरी है। उनके कुछ देर के इंतज़ार में ही गर्ग फैमिली और सूर्यवंशी फैमिली वहाँ आ गई थी। सुगंधा जी का स्वरा का ये हाल देखकर बुरा हाल हो चला था। विनीता जी ने उन्हें संभाल लिया। उनके आते ही विहान और सारांग वहाँ से चले गए। सारांग ने सीट बेल्ट अभी लगाई ही थी कि उसकी सेक्रेटरी का फ़ोन आया। क्या खबर मिली? सर, होटल की फ़ोटोज़ में मैडम के पीछे कोई आदमी भी दिख रहा था। उसकी तस्वीर मैंने आपको भेजी है। ओके। सारांग ने फ़ोन कट किया। तस्वीर उसके फ़ोन में थी। साथ बैठे विहान को तस्वीर देखते हुए वो बोला, अब यही हमें उस जगह तक पहुंचाएगा। सारांग ने गाड़ी स्टार्ट की और उसी रूट पर चल पड़ा जहां स्वरा मिली थी। अब रात होने को आई थी। मनधीर को उसके पिता ने जहाँ है वहीं छिपे रहने को बोला था। इसी की वजह से उसका फ़ोन भी ऑफ था। तो स्वरा के भाग जाने की खबर अब तक उसे नहीं मिली थी। शाम तक जब सब ठिकानों पे पूछताछ हो गई तो मनधीर मौका देखकर उस जगह पे पहुंचा जहां उसने स्वरा, रतीच्छा और उसके पिता को किडनैप कर रखा था। वैसे तो मनधीर की बहुत प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन वो सब उसके दादी जी के अंडर थी। और जिस जगह सबको बंधक बनाया था वो मनधीर की माँ का घर था, जो उन्होंने अपने बेटे को दिया था। और इस ठिकाने का पता सिर्फ और सिर्फ मनधीर और उसके पिता को ही था। बस मनधीर की गाड़ी घर में दाखिल हुई और वो तुरंत अंदर चला गया। अंदर उसके आदमी खड़े थे। पुलिस उसके पीछे थी। वो भी स्वरा की वजह से ये सोच सोच कर ही उसे गुस्सा आ रहा था। इसीलिए अब उसे मरना तय ही करने को लौटा था। सॉरी, इसीलिए अब उसे मारना तय ही करके वो लौटा था। कहाँ है वो? कौन साहब? स्वरा, वही जिसे मैंने उठवाने को कहा था। बोलो। अब तुम लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बज गए? डरते हुए हिम्मत कर एक आदमी बोल पड़ा। वो स्वरा मैडम भाग गई। मनधीर ने उसकी कॉलर पकड़ ली। एक लड़की नहीं संभाली गई तुमसे? भागी तो भागी कैसे वो? तुम लोग क्या कर रहे थे? उसी ने हिम्मत कर बोला। हम तो यहीं थे, लेकिन दरअसल लड़की ने पीछे का कांच तोड़कर मैडम को भगा दिया। हम उनके पीछे भी गए, लेकिन पता नहीं वो एक आदमी के हाथ लग गई और वो हमें वहाँ से भागना पड़ा। मनधीर ने उस आदमी को लात मार के गिरा दिया और गुस्से से दहकते हुए दरवाज़ा तोड़ के कमरे में गया जहाँ रतीच्छा एक कोने में पड़ी हुई थी। उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लाते हुए बोला, बड़ा शौक है ना झांसी की रानी बनने का? अब तो देख तेरी आंखों के सामने क्या होता है। रतीच्छा कसमसाती हुई दर्द से खुद को छुड़वाना चाह रही थी, पर मुमकिन ना हो सका। मनधीर ने उसे झटका और तब तक कुछ आदमी रघुनाथ जी को यूं ही बाहर लेके आ गए थे। उन्हें देखते हुए वो ज़ोर से चीखी, पापा प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, मैं अब कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ उन्हें जाने दो। मनधीर ने हाथ एक तरफ किया तो एक गुंडे ने उसकी हथेली पे चाकू रख दिया। रतीच्छा डर से कांप गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। मनधीर ने वो धारदार चाकू रघुनाथ जी के पेट में घोंप दिया। रतीच्छा जोर से चीखी और बेहोश हो गई। मनधीर गुंडों को इशारा कर बोला, इसकी बॉडी को इसके घर पार्सल कर देना और यही बताना कि बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर खून किया और फरार हो गई, समझे? जी बॉस, कहकर वो उनकी बॉडी को गाड़ी में डाल के ले गए। रतीच्छा को देख मनधीर ने बाकियों से कहा, इसकी होश आते ही बताना। आज इसी के साथ रात बिता लूँ, फिर इसका भी खेल ख़त्म। मनधीर जाके दूसरे कमरे में बैठ के शराब पीने लगा। सारांग और विहान पूछते हुए हर जगह से स्वरा की तस्वीर दिखाते हुए एक जगह आकर रुक गए। विहान सामने बने घर को देखते हुए बोला, ये तो मेन रोड का एरिया है, स्पेशली मार्केटिंग एरिया। इसी के बीचों बीच ये घर है। सब शॉप्स तो बंद हैं, बचा ये घर। यहीं किसी से पूछें क्या? सारांग ने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई तो रोड की दूसरी तरफ
एक ज्वेलरी शॉप नज़र आई। उसे देखते हुए वो बोला, स्वरा की यहाँ की ही फुटेज हमें अब तक मिली। अब इससे पहले वो किस तरफ से आई ये उस कैमरे से मालूम होगा। अगर वो इसी रूट से आई है तो फिर आगे चलते हैं, वरना यही वो पॉइंट होगा जो हमें चाहिए। ज्वेलरी शॉप में फुटेज देखने पर तो स्वरा कहीं दिख ही नहीं रही थी, लेकिन सामने के घर के बाई ओर से एक छोटे से रास्ते से छुपते हुए वो निकलती दिखी तो सारंग और विहान एक दूसरे को देखने लगे और फिर बाहर निकल आए। दोनों सामने देखते हुए बोले, उस जगह पे जाकर देखते हैं आखिर वहाँ है क्या। रोड क्रॉस कर दोनों उस पार गए तो जो मेन रोड से लगा मेन गेट था, उसी की चारों ओर दीवार पीछे थी। दोनों ही पीछे की दीवार तक चले गए तो सारंग ने शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड कर दी। विहान उसे ऐसे कहते देख बोला, ये क्या करने वाला है तू। सारंग दीवार पे चढ़ते हुए बोला, देख ले खुद ही। एक जंप मार कर ही नीचे आकर बोला, अंदर तो बहुत से आदमी हैं, बाहर से घर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि अंदर ऐसा सब भी होगा। हर तरफ शराब की बोतल गिरी पड़ी है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं पहले। सारंग कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन एक्शन तो हमें ही लेना पड़ेगा। विहान उसे रोकते हुए बोला, वो बहुत खतरनाक है तो इन सब में मत पड़, तेरा वैसे भी इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सारंग उसे देखते हुए बोला, अब तक तो नहीं था पर अब हो गया है, और तुझे ये बात अच्छे से पता होगी कि सारंग सूर्यवंशी को टेढ़ी चीज़ समझी कर टेढ़ी चीज़ें सीधी करनी बड़ी अच्छी से आती है, तो ये मनधीर क्या चीज़ है। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए, और अभी तक कहानी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें कहानी को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से ना छूटे। चलिए फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।